एक बात अगर आप बता पाए, इनसाइट्स दे पाए इसके रिलेटेड कि एकेडमिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है? मतलब जनरली द पीपल थिंक राइट क्या एमबीए करके कॉर्पोरेट में जाना है, और जनरली 10-12 लैक्स एक नॉर्मल जो टीयर 2 कॉलेजेस है उनका पैकेज है, उससे ज़्यादा 15-16 का 20 प्लस का पैकेज है। तो किस तरह का रहता है एकेडमिक्स में, किस तरह का अपॉर्चुनिटीज है, क्या एक सैलरी स्टार्टिंग रहता है जो यू नो? तो अगर सोचोगे तो इट्स यूजुअली 16 to 80 20 लैक्स होती है, जो कि नॉर्मल स्केल की होती है। आप जब अपनी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसे आपका अप्रोच था, स्ट्रेटजी क्या थी जिससे कैट जल्दी निकलता है या ज़्यादा परसेंटाइल आता है? मेरे केस में क्या हुआ था कि आई वॉज गुड इन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए मेरी रीजनिंग अच्छी थी। If you can talk about some trends in your current profession, okay, जो shifts जो शायद आपने 5 साल 10 साल पहले, so basically as you told right, there was a time when you decided for a tech MBA, right? So पहले tech background choose किया, फिर आपने you switched to the MBA, then in the academics. So तब आपका जो पर्सपेक्टिव था, जो थॉट था, तब का जो अपॉर्चुनिटीज जो आपने सोचे थे आप, राइट, एंड करेंटली वो रियलिटी में अभी तक कितना चेंज हुआ है, और क्या ट्रेंड्स आप देखते हो आगे जाके? क्या लगता है आगे कैसा ट्रेंड्स रहेगा नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में? Yes. So, Anurag, just to start with your career journey, if you can just tell about a bit about yourself, about your schooling, then how you came to the Yeah, career sure. that currently that you're doing. Yeah. Yeah. So basically, what I've done is that I've taken 10th standard and 10th standard के बाद 12th मैंने किया मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेके, एंड देन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुनी, एंड आई हैव टेकन माय बीटेक। मैंने बीटेक किया है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से, जेएनटीयू हैदराबाद से, इन द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। उसके Nice. बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी, बट देन उसके बाद मुझे ये था कि मुझे और आगे पढ़ना है, तो मैंने इसके लिए कैट की तैयारी करी, एंड देन आई गॉट इनटू एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला से मैंने फिर एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मुझे और इंटरेस्ट आया कि मुझे एकेडमिक लाइन में जाना चाहिए, बिकॉज मुझे रिसर्च काफी इंटरेस्ट लगती थी। एंड देन फिर मैंने एमटीआई गुड़गांव से पीएचडी करी, और पीएचडी करने Okay. के बाद नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर at Birla Okay. Institute of Management Technology, Greater Oh, Noida. I'm a strategic management professor, and I'm teaching okay. strategic management over there. Yeah. Oh, great. तो आपने इंजीनियरिंग किया एंड उसके बाद आई मीन यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एंड took admission into for MBA, or beforehand you had any work experience? So MBA, like BTech, after BTech, what I did was I actually had this inclination. I was working also. So Okay. after working for a startup for about 2 months in Bangalore, where I got my campus placement, तो उसके बाद Okay. मुझे इंटरेस्ट ज्यादा आया नहीं, एंड देन मुझे मन में था कि मैं और आगे पढूं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी क्रिएटिविटी और अच्छी हो सकती है, मैं कुछ और आउटपुट दे सकता हूँ, और मेरा कहीं ना Okay. कहीं वो आउटपुट निजी तरीके से आ नहीं रहा था। तो मुझे लगा Okay. कि एमबीए वुड गिव मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, हम्म एमबीए से हम्म मुझे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, एंड देन इसलिए मैंने कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर दी। और हैदराबाद में Okay. मैंने कोचिंग ली थी मैंने, टाइम कोचिंग से Okay. सेंटर ली थी, एंड उसके अलावा मैंने खुद की प्रिपरेशन भी करी थी, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग आए सब्जेक्ट्स के लिए। एंड देन फिर मैंने कैट एग्जामिनेशन दिया, एंड देन मेरा एनआईटी रॉक में सिलेक्शन हो गया था। तो दैट्स व्हाट आई Okay. डिड। Okay. 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 So, what was the reason? I mean, for choosing engineering? I mean, is it what normal flow जो ज़्यादातर लोग करते हैं, or you had any, you know? एक्चुअली बैक देन क्या हो रहा था कि मेरा इंक्लिनेशन हमेशा मैनेजमेंट के साइड से ही था। अब इंजीनियरिंग Okay. करने का एस्पेक्ट ये था कि कहीं ना कहीं मुझे टेक्निकल टेक्नो एमबीए जो Hmm. कहलाते हैं, देयर इज अ टर्म Oh. दैट्स कॉल्ड टेक्नो एमबीए, जिसमें कि आपके पास एक इंजीनियरिंग डोमेन भी रहती है, एंड उसके अलावा Correct. आप मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स को भी पढ़ लेते हो, तो आपकी Hmm. आउटपुट और विजिबिलिटी बढ़ जाती है कंपनीज के सामने। Correct. तो मुझे ऐसा लगा कि Correct. कहीं ना कहीं इस तरीके से एक Hmm. एक्सपोजर मिलेगा, तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी इन द मार्केट, इन द जॉब मार्केट। और इससे मुझे लगा था कि मैं इंजीनियरिंग करने से पहले पहले ऑल्सो आई न्यू कि मुझे आगे जाके एमबीए भी करना है। तो Okay. मुझे ये चीज बहुत इंक्लिनेशन पहले से थी कि मैं ये दोनों चीज को ब्लेंड करके आगे एमबीए करना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग Very लेके good. करना चाहता हूँ, बिकॉज Very मुझे वो nice. टेक्निकल Very नॉलेज nice. भी चाहिए था। या वेरी नाइस। एक्चुअली ये दिस सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी बहुत कम लोगों का होता है कि हाँ, दिस टेक्नो एमबीए टर्म इज या दैट यू कॉइन्ड, राइट? सो दिस इज अभी बहुत ज्यादा बज़वर्ड है, इवन बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग एक हॉट ये या डिग्री आप बोल सकते हो, ये जो कॉम्बो है।
ज्यादातर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वो लोग भी चाहते हैं पीपल कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, और उसको कैसे वो बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर सके वो अपॉर्चुनिटीज जी को, बिकॉज नाउअडेज एवरी बिजनेस ऑलमोस्ट दे आर टेक एनेबल्ड, राइट? सो दैट इज द रीजन। यस थैंक्स फॉर दैट, वो ये इनसाइट्स के लिए। एंड is there any career defining moment when you realized कि हाँ, basically as you told, right, कि हाँ टेक्नो MBA ये करना है, so basically what drove you to that? बेसिकली आई थिंक जब मैं 12th में था तो उस समय काफी लोगों को इंटरेस्ट है कि हमें बस IIT जाना है या NITs जाना है, बिकॉज उनकी रिलेशन थोड़ी मतलब लिमिटेड थी, उनकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड थी। मुझे एक चीज था कि उस समय IIMs के बारे में मुझे बहुत कम पता था और स्टूडेंट्स उसको बहुत कम एक्सप्लोर कर पा रहे थे। उस समय IIMs के लिए भी मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते थे। IIM इंदौर का एक प्रोग्राम होता था जिसमें कि इंटीग्रेटेड MBA करवाते थे उस लोग, BBA प्लस MBA। अच्छा, तो मुझे एक yes, चीज था कि जी जी, तो मुझे लगा वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। पर मुझे वो ये भी लगा यंग कि लीडरशिप प्रोग्राम क्या YLP यस जो एक यस, शायद नहीं होता उसके है, अलावा भी एक और होता है जिसमें उसके कि अलावा भी और होता है? अच्छा, इंटीग्रेटेड MBA होता है जिसमें कि आप 12th के ओके बाद एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, ओके, और उसके बाद आपका BBA और MBA दोनों IIM से करवाते हैं। तो रेगुलर नाइस। PGP ग्रुप बैचेस के साथ भी आपका हो सकता है, आप पढ़ाई कर हम्म सकते हो। तो इंक्लिनेशन मैं आपको बोलूंगा टेक्नो MBA करने का मेरे पास था, पर अगर आप लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोलोगे तो MBA करने के बाद मैंने जॉब नहीं ऑप्ट किया था, एंड आई वांटेड टू गो इनटू रिसर्च फील्ड, बिकॉज MBA करते करते मुझे पास ये था इंक्लिनेशन कि मुझे एकेडमिक्स लाइन में जानी है। एंड उसके ओके, बाद फिर मैंने रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो द मोमेंट आई गॉट इनटू IIT दिल्ली एज अ रिसर्च एसोसिएट एंड आई वर्कड ओवर देयर फॉर अबाउट 10-11 months, तो फिर मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग आई, बहुत क्लैरिटी आई। तो वो जो फेज था दैट 10-11 months दैट गिव मी लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आ रहा है, आई रियली लाइक टू डू दिस इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो दैट वाज माय करियर वेरी नाइस। डिफाइनिंग मोमेंट, बिकॉज वो कोविड का फेज था, तो उसमें मुझे और क्लैरिटी आ रही थी कि मैं कैसे कर सकता हूँ एंड एवरीथिंग। नाइस। एंड देन दैट गिव मी लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसर्च एंड देन माय PhD जर्नी एंड एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए करियर डिफाइनिंग मोमेंट था, आप अगर बोलोगे तो। ओके ओके ओके, ये ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। एक्चुअली ये बहुत जन को, मतलब एक्चुअली आई फाउंड फर्स्ट टाइम सच ए पर्सन जिनको हर स्टेजेस में वो क्लैरिटी है उसको क्या आगे करना है, एंड दैट कुड बी प्रोबेबली द रीजन दैट एट वेरी अर्ली एज you have completed your PhD and you have you got that position assistant professor, so many congratulations for that, and really थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पायरिंग आपका स्टोरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई PhD करना है नहीं करना है, करने से क्या होगा, मेरे लिए एकेडमिक अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, क्या है। बट हाँ, मतलब आपके लिए साथ ये हमेशा रहा है कि हाँ आपको हर स्टेजेस पे आपको ये क्लैरिटी था। सो अगर एक बात अगर आप बता पाए, इंसाइट्स दे पाए इसके रिलेटेड कि एकेडमिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जनरली द पीपल थिंक, राइट, क्या MBA करके कॉर्पोरेट में जाना है, और जनरली 10-12 lakhs एक नॉर्मल जो Tier 2 कॉलेजेस है उनका पैकेज है, उससे ज्यादा 15-16 का 20+ का पैकेज। तो किस तरह का रहता है एकेडमिक्स में, किस तरह का अपॉर्चुनिटीज है, क्या एक सैलरी स्टार्टिंग रहता है जो तो so अगर आप that मुझसे it will पूछोगे motivate the students if somebody या want to choose for the academic thing? या व्हाई नॉट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप MBA के बाद एकेडमिक्स चूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो फॉर MBA लाइक एकेडमिक्स आफ्टर MBA, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपका फाइनल गोल क्या होना चाहिए। आफ्टर PhD भी कई लोगों को लगता है, या रिसर्च के बाद भी कई लोगों को लगता है कि देयर इज ओनली वन पोजीशन, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, और टू बिकम अ प्रोफेसर समवेयर और टू बिकम अ फैकल्टी समवेयर। तो ये सच नहीं होता। इसके अलावा भी आप बहुत सारे रिसर्च विंग्स में काम कर सकते हो, इन मैकेंजी, अदर कंसल्टेंसी फर्म्स आल्सो यू कैन वर्क, डेलॉयट वगैरह में भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो आपके फील्ड के अलाइनमेंट के साथ साथ आपको एक साइंटिस्ट पोजीशन देती है या एक एक्सपर्ट वाली पोजीशन देती है, जिसमें कि आप एक रिसर्च विंग में कंट्रीब्यूट कर पाते हो। उसके अलावा मुझे लगता है एक पोस्ट डॉक का भी अपॉर्चुनिटी रहती है, पोस्ट डॉक भी आप कर सकते हो, जिसमें आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हो। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बट देन मैं उसको लेट गो किया बिकॉज मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन में जाना था एंड आई वांटेड टू वर्क। बट देन इसके अलावा जैसे आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, आप रिसर्च विंग्स में जा सकते हो, आप खुद की कंसल्टेंसी फर्म्स खोल सकते हो, कुछ अपना वेंचर खोल सकते हो, आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो इन द थिंक टैंक्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स आल्सो। तो आप बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो जहाँ की आप अपनी पढ़ाई को, अपनी रिसर्च को, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को किस तरीके से अपने कंट्रीब्यूशन में, अपने फील्ड के कंट्रीब्यूशन में लेवरेज कर पाओ।
So that is what is all about the research opportunities. After PhD also you can have lot of opportunities. तो ये चीज बहुत लोग कम पता होती है, उनको क्लैरिटी कि हम कहाँ से करें। जबकि मुझे एक चीज और करनी होगी कि कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा नहीं है पीएचडी का। वो भी बहुत हाँ बड़ी बात होती है। आपका रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन ओके स्ट्रांग होना चाहिए। इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, अच्छा इट्स ऑल अबाउट व्हाट कंट्रीब्यूशन यू आर गोइंग टू मेक। ओके ओके राइट। एंड मे बी कौन आपका गाइड हो रहा है वो भी शायद मैटर करता होगा। नहीं नहीं, वो दैट इज वेरी आपका इंपॉर्टेंट बिकॉज पीएचडी गाइड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीएचडी के टाइम पे इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपका रिसर्च गाइड कैसा होता है। अब जैसे मेरे केस में मेरी जो गाइड थी शी वॉज वेरी सपोर्टिव एंड शी स्टिल वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने मेरा पीएचडी 3.5 साल में कंप्लीट करवाया। ये चीज मेरे ऊपर भी था क्योंकि मैंने भी बहुत जल्दी काम किया बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक वेरी वेरी लाइक एंथुसियास्टिक एंड देन ओके आई वांटेड टू फिनिश ओके एवरीथिंग इन वन गो। तो ये चीज था, बट उनका कंटिन्यूस सपोर्ट हमेशा था। वो हमेशा मेरे ईमेल्स का रिप्लाई करती थी एंड देन शी वाज वेरी वेरी प्रोएक्टिव। तो मुझे लगता है जिसको भी अगर एकेडमिक्स में जाना होगा तो ऐसे गाइड का चुनाव करें या ऐसे गाइड्स को देखें जो उनको सपोर्ट कर पाए, फिजिकली भी मेंटली भी। एंड इफ इन केस अगर इन केस दे गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली तो भी चीज वो समझ पाए कि पीएचडी इज और आल्सो लॉन्ग जर्नी। अपॉर्चुनिटीज कैसा है मतलब पोस्ट पीएचडी अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट एज यू टोल्ड राइट आई मीन मतलब इजी टू गेट है कि हाँ जॉब्स अवेलेबल है टीचिंग में भी ओपनिंग्स काफी है यू विल इजीली गेट और यू हैव टू स्ट्रगल। I mean, it all depends upon the stream that you're choosing. For example, मेरे केस में ओके जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फैकल्टीज कंपैरेटिवली काफी कम होती है इन द जॉब मार्केट। तो ओके मैंने चुन के भी ऐसा कुछ लिया था जो कि मेरे लिए काफी अलाइन था, और जाके मुझे ऐसा समझ में आता था कि मैं इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स में काफी सारे वैकेंसीज नहीं होती, बट देन स्कॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। स्कॉलर्स डजंट बहुत अच्छे मीन यस स्कॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बट देन वैकेंसीज यस कम है। और इधर यू हैव टू गो अब्रॉड फॉर दैट, तो कई लोग अब्रॉड या नहीं जा पाते। यस तो आपको ये यस चीज पता होनी चाहिए कि आप अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो या तो इतनी अच्छी दो कि आपकी जॉब लगी जाए या इतना अच्छा हो जाए, ये या तो सही आप बात ऐसे सिलेक्टिवली देख लो कि आपके लिए क्या कंपैरेटिव वर्क कर सकता है। मेरे लिए मुझे इतनी चीज पता था कि अब जैसे मैं नॉर्मल नॉर्मल कोई स्पेशलाइजेशन देख लेता, हम्म जब मैं ऐसा स्ट्रीम लेता जिसमें कि काफी ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती, तो दैट मीन्स कि मुझे जॉब मिलने में काफी टाइम लगता। तो मुझे भी यस एक चीज प्लान करनी थी अपने लिए कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ सकती हैं और कब कितने जल्दी अप्लाई करना शुरू करते हो। क्योंकि मुझे बिमटेक से ऑफर आने से पहले पहले मैंने कम से कम 7 या 8 जगह इंटरव्यूज दिए हैं। उसमें से कुछ ओके कन्वर्ट हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने ऐसे छोड़ भी दिए। बट ये भी चीज होता है, जरूरी ये समझना कि आपके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपके लिए एंड गोल क्या है, तो आपके लिए कौन सा करेक्ट सेलेक्ट करेगा। ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी होती है। करेक्ट करेक्ट यस। करेक्ट वेरी तो नाइस दैट्स वेरी नाइस एंड मुझे जहाँ तक पता है कि ड्यूरिंग पीएचडी आई थिंक देयर आर सम स्टाइपेंड्स आल्सो तो स्कॉलरशिप जैसे राइट यस यस यस, तो एमडीआई गुड़गांव जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन जो था जिसमें मैंने पीएचडी करी थी, तो उसमें एवरी मंथ फीस चुके 60,000 रुपीज। 60,000। 60,000 ओके 60,000। एंड उसके अलावा हमारे पास रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म भी फंड्स भी होते हैं काफी सारे, जिसमें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। उसके सारे नाइस पैसे आपको इंस्टीट्यूशन खुद देगा। जैसे इन मेरे केस में एमडीआई गुड़गांव ने खुद पैसे दिए थे। उसके ओके अलावा आपको रिसर्च पब्लिकेशन करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आपको कॉन्फ्रेंस में जा सकते हो, आप वर्कशॉप पे जा सकते हो, ताकि अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। तो इस ओके तरीके से काफी सारी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटीज देती है, मतलब मेरी कॉलेज ने मुझे काफी कुछ दिया था। तो ये भी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है समझना कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को चुनते हो जो कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे पाती हैं। वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस और क्या जनरली एकेडमिक्स में किस तरह का स्टार्टिंग सैलरी होता है एक नॉर्मल एक अप्रोक्सीमेट आप अगर सोचोगे तो इट्स यूजुअली 16 to 20 lakhs होती है, जो कि नॉर्मल स्केल की होती है। अब जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 10 की जो होती है अगर आप बोलोगे, तो वो 15 से 20 लाख तक होती है। तो उसके अलावा आप अपने हिसाब से उसको प्रमोट कर सकते हो अपने आप को। और जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलते जाता है, लेवल 12 में और बढ़ के हो जाता है, तो 18 से 20 पे हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छा मतलब वो इम्प्रूव करते जाते हैं इंसान अपने हिसाब से। इम्प्रूव करते जाता है अच्छा और Yeah. एकेडमिक के साथ साथ और क्या मतलब उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है मतलब कंसल्टिंग का या कुछ अलग रिसर्च विंग ज्वाइन करने का इज देयर ओके। मतलब सो आप पढ़ा रहे बेसिकली हो कॉलेज में उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज यस यस, तो उसके अलावा कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस में मिल सकती है कि उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है।
कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स में आप ध्यान दे सकते हो जिसमें कि आप इंडस्ट्रीज़ को या कंपनीज़ को बेनिफिट करा पाओ अपने कोई पेपर्स से, या उनकी रिसर्च में अपने एंगल डाल पाओ कि मतलब उनको क्या एलिमेंट डाल सकते हो आप ताकि उनको कुछ फ़ायदा मिल पाए। इसके अलावा आप कुछ कोलोक्वियम्स करा सकते हो, गेस्ट फैकल्टी बन सकते हो। इसके अलावा आप, मुझे ये भी लगता है कि इसके अलावा आप थिंक टैंक्स में काम कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज़ अब मेंटोर्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव फैकल्टीज़ भी आप बन मतलब सकते हो। साइमल्टेनियसली कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको जॉब छोड़ के करना है, मतलब ये आपका हाँ, फुल हाँ, टाइम है, हाँ। साइड बाय इट साइड यू ऑल इट कैन ऑल डू। डिपेंड्स अपॉन आपका वर्क लिमिट, बिकॉज़ मेरे लिए जैसे वर्क लाइफ हाँ, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उतना ही हाँ, काम लेता हूँ, जो मुझे मतलब मेरे को आराम से टाइम दे पाए, ताकि मुझे मेरे वीकेंड्स फ्री रहे मेरे लिए, बिकॉज़ इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू रिलैक्स इन द या वीकेंड, डेफिनेट, राइट? दैट इज़ डेफिनेटली, यस, इम्पोर्टेंट, यस, वो मैं ध्यान देता हूँ। स्पेशली लेकिन इफ कुछ यू आर इन लोग, रिसर्च फील्ड, सो या पब्लिकेशंस वगैरह रहते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स द पर्सन ऑल्सो कि वो क्या-क्या ले सकता है। देयर इज़ एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। and हुँ। how rigorous is the program is the PhD if I take you आई know generally MBA थिंक में क्या होता है, because I have done MBA, तो क्या है कि मतलब आप पास हो ही जाओगे, मार्क्स हो जाएगा और मिल जाएगा, at the end of the day you will be completing your MBA and based on your skill set somewhere you will get you'll get a job right. also, yeah. हाँ, Hmm. तो in academy in PhD right, so how rigorous is the Hmm. program, और जनरली कैसा होता है कि अगर इफ 100 एप्लीकेंट्स आर देयर, एवरीबॉडी इज कंप्लीटिंग विद इन अ टाइम फ्रेम, और कोई ड्रॉप आउट भी कर जाता है, हाउ इज द पिक्चर? So I'll just tell you the reality. So अगर आप सोचोगे कि अगर 50 लोगों ने कंप्लीट किया है, एनरोल किया है पीएचडी प्रोग्राम में, हम्म, अब वो लास्ट एंड गोल तक पहुंचने वाले होते हैं 15 लोग। ओ, बिकॉज जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफी ज्यादा होता है, गिवन द टाइमलाइन की। जो पीएचडी प्रोग्राम होता है ये काफी ज्यादा स्लो होता है। जैसे आप अगर अच्छा, नोटिस करोगे, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्ट्रीमलाइन होती हैं, जैसे बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, कि इस सेमेस्टर में तो आपको कंप्लीट करना ही है। पीएचडी में ऐसा कोई बोलने वाला नहीं होता आपके पास कि आपको इस समय तक ही खत्म कर देना है या क्या नहीं करना है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 10 साल भी लिया है, 12 साल भी लिया है पीएचडी खत्म करते करते। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कंप्लीट करना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपकी पब्लिकेशन पूरी होनी चाहिए, आपकी कॉन्फ्रेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, आपने कुछ टीचिंग असिस्टेंटशिप किया होगा, आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपकी थीसिस अच्छी तरीके से लिखी होनी चाहिए जिसको आप एक्सटर्नल इंटरनल रिव्यूअर्स ने प्रूव किया हो। तो ये सारी चीजें फैक्टर होती हैं। अलॉन्ग विद दैट रिसर्च प्रपोजल होता है, प्री थीसिस होता है, जिसको फैकल्टीज मेंबर्स होते हैं जो अप्रूव करते हैं। और वो एक दो नहीं होते, कम से कम 10-12 होते हैं जो वो अपने कॉमन, उन सबके ओके, कमेंट्स को आप नोट डाउन करके उनको एड्रेस करके फिर आप आगे बढ़ते हो। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और इट्स ऑल्सो वेरी लोनली जर्नी ऑल्सो, क्योंकि आपके पास दोस्त नहीं चाहिए। अगर आप दोस्त बना पाते इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप हर समय रिसर्च नहीं कर सकते। आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा अपने खुद के लिए, अदरवाइज आप रिसर्च नहीं कर ओके, पाओगे बहुत ज्यादा। ओके, तो ओके, तो दैट्स ये हाउ। क्या, इज इट एनी क्लासरूम प्रोग्राम या आई मीन ऑन कैंपस प्रोग्राम, या फिर आप कैसे होता है ये, मतलब सो व्हाट ओवरऑल? हैपेंस दैट कि अगर जैसे एमडीआई गुड़गांव में क्या होता था कि तरीके से बने हुए हैं। पहला होता है कि जिसमें कि अगर आपके पास एमबीए नहीं है तो आप 1 साल एमबीए करोगे, 1 साल आप पीएचडी के प्रोग्राम्स पढ़ोगे, एफपीएम प्रोग्राम्स जो होते हैं, फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप 2 साल इन्वेस्ट करोगे उसमें, और फिर 2 साल आपको रिसर्च वर्क के लिए दिया जाएगा। मेरे पास तीन अच्छा, साल था, जिसमें मेरे पास 1 साल वेव ऑफ हो गया था बिकॉज मेरे पास एमबीए ऑलरेडी था। एमबीए एक था, साल मेरा ओके, पूरा रिसर्च का कोर्स वर्क चला, जिसमें कि मेरे रिसर्च के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए काफी सारे। और उसके बाद हमारा फिर रिसर्च प्रपोजल हुआ, प्री थीसिस डिफेंस हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हुआ। तो इन सब ओके, को पार करते करते आई जस्ट मूव फॉरवर्ड इन माय लाइफ, एंड फिर आई गेव माय डिफेंस एंड एवरीथिंग, दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके, ओके, नाइस, सो नाइस, वेरी हम नाइस। लोग अब थोड़ा कैट की तरफ आते हैं, एमबीए की तरफ। आप जब अपनी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसे आपका अप्रोच रहा, स्ट्रेटेजी क्या थी जिससे कैट जल्दी निकलता है या ज्यादा परसेंटाइल लाता है? आई मीन मेरे केस में क्या हुआ था कि आई वॉज गुड इन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए मेरी रीजनिंग अच्छी थी, तो मुझे उस पर फोकस मैंने ज्यादा किया। अब जैसे क्वांट में क्या होता है, क्वांट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि आपको बहुत कुछ पता नहीं होता। तो जो जो एरियाज आपको बहुत अच्छे से पता हो, आप उन एरियाज पे फोकस करो। डजेंट मैटर कि आपको हर एक चीज सिलेबस कवर करनी है। वी आर नॉट गॉड कि हम लोग हर चीज पूरी कवर कर लेंगे। तो फिर भी हमारे जो की स्ट्रेंथ्स हैं हम उसमें स्ट्रांग अपना बेस बनाए। बिकॉज इट बिन सम टाइम ऑल्सो कि मैंने जब कैट एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने अपने की एरियाज की स्ट्रॉन्ग एरियाज को पकड़ लिया था, और मैं उस पर ही वर्क करते रहता था पूरे टाइम। अब जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता उसको मैं थोड़ा गो थ्रू कर लूंगा, बट आई नॉट इन्वेस्ट माई 100% इन दैट। तो एटलीस्ट उससे क्या हुआ था कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, आई कुड इम्प्रूव दोज। दैट्स हाउ आई कुड डू इट, एंड आई कुड क्रैक दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो बैक देन।
Yeah. Nice, nice, great. Okay, coming to our next question. So, if you can talk about some trends in your current profession, okay, मतलब जो shifts जो शायद आपने 5 साल 10 साल पहले, so basically as you told, right, there was a time when you decided for a tech टेक्नो एमबीए टेक एमबीए, राइट? सो पहले टेक बैकग्राउंड चूज किया, फिर आपने यू स्विच टू द एमबीए, देन इन द एकेडमिक्स। सो तब आपका जो पर्सपेक्टिव था, जो थॉट था, तब का जो अपॉर्चुनिटीज जो आपने सोचे थे आप, राइट, एंड करेंटली वो रियलिटी में अभी तक कितना चेंज हुआ है, और क्या ट्रेंड्स आप देखते हो आगे जाके? क्या लगता है आगे कैसा ट्रेंड्स रहेगा नेक्स्ट 5 या 10 years में? आई मीन जितना मैंने सोचा था पहले से, मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज हुई थी, बिकॉज वेरी डायनामिक प्रोसेस। आप खुद जानते हो कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, कल को इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो ही सेम रहे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू चेंज। या तो बेसिकली मेरे लिए क्या था कि अभी एडवांसमेंट में मुझे लगता है जनरेटिव एआई की बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, ब्लॉकचेन आएगा, स्मृति सीएसआर के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसमें कि काफी सारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनोवेटिव आने वाले हैं, जिसमें कि अगर लोग अगर अपनी पढ़ाई करें, दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड पैकेजेस आल्सो, बिकॉज हर एक एक सेक्शन में, हर एक इंडस्ट्री में देयर इज सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट्स बीइंग बिल्ट, दैट इज सीएसआर हेड, सस्टेनेबिलिटी हेड हेड और एआई ओके, हेड। तो इस तरह के काफी सारे नए नए पोस्ट निकल रहे हैं, और हमारे पास पोजीशंस बहुत कम होते हैं इसके लिए। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे होते हैं इन द फ्यूचर। इसके अलावा भी जो करंट ट्रेंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ नए कोर्स कर लो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, जिसमें आपको कुछ टेक्निकल चीजें सिखाई जाए, जो कि इन कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस में। तो इस तरीके से काफी कुछ लीवरेज मिल सकता है, काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है एप्लीकेंट्स को, इफ दे वांट टू मेक अ फ्यूचर इन दीस एरियाज। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स यू सजेस्ट कि हाँ, मतलब अगर स्टूडेंट्स सपोज एक हाई स्कूलर है, या फिर जो भी एक अर्ली एज से कॉलेज जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, ठीक है, बहुत अर्ली एज में है, और वो प्लान कर रहा है अपना एमबीए या फिर एकेडमिक्स में जाने का या इंडस्ट्री में एमबीए जाने का, सो प्रोग्राम व्हाट खुद में व्हाट इतना वुड बी योर स्ट्रांग सजेशन? होता है अनूप, अगर हम बोलें तो एमबीए स्ट्रांग एमबीए प्रोग्राम इतना स्ट्रांग होता है कि वो सारी चीजें कवर करवा देता है। बट फिर अगेन टू क्रैक दोज इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, टू गेट अ बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्रॉम कोर्सेरा, और मे बी ऑनलाइन जो कोर्स होती हैं, ऑनलाइन हार्वर्ड, ऑनलाइन स्टैनफोर्ड, ये सब भी एक सर्टिफिकेशन अगर दिखा पाए, और बेसिकली अगर कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है या कुछ इंटर्नशिप किया हुआ हो अगर इन दीज एरियाज, जो कि उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टॉप आईएम्स वगैरह, तो फिर वो काफी लिवरेज मिलता है। तो किस काफी तरह का स्किल सेट, जैसे कुड बी कोडिंग इज ए वन ऑफ द स्किल्स, राइट, फॉर एमबीए के टेक्नोलॉजी लिए टेक क्या सेक्टर? तो आपका एम फॉर एमबीए स्किल? एमबीए के लिए आई थिंक आज के जमाने में टैबल्यू वगैरह होता है, टैबल्यू इज अ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसके टैबलू? अलावा टैबल्यू के अलावा भी विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अलावा मैं बोलूंगा तो स्टाटा इज आल्सो वेरी गुड, स्टाटा इज आल्सो गुड। स्टैटा, या हाँ, स्टाटा इज आल्सो स्टैटिस्टिकल गुड। मॉडलिंग टूल, राइट? स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग वगैरह, एसपीएस वगैरह या थोड़ा बहुत चलाना सीख लें, बट हाँ। मैं ये चीजें बोल रहा हूँ आपको, दीज आर समथिंग व्हिच इज ऑलवेज टेकन केयर बाय द एमबीए फैकल्टीज एंड एमबीए कोई एमबीए, करिकुलम। ओके, तो मुझे ओके। अगर लगता है कि अगर आप स्किल सेट्स बोलने जाओगे तो मेजरली स्किल से सीखने के बजाय आप ये चीज दिखाओ कि आपके पास इंक्लिनेशन है या आपने वो लर्निंग दिखाई हुई है, दैट इज ओके, मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ओके, प्रोफेसर। जैसे हम ओके। लोग जैसे इंटरव्यूज लेते हैं एमबीए के लिए, तो व्हाट वी आल्सो सी इज कि अगर वो स्किल सेट है कि नहीं, अगर वो जील सीखने के लिए मतलब एंथुसियाज्म है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड। अगर उसने वो चीज करी है तो फेयर एनफ, बहुत अच्छी बात है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एप्लीकेंट्स कमिंग राइट आफ्टर ग्रेजुएशन कि वो इन सब चीजों में एकदम एक्सपर्ट बन जाए। बन जा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, पर अगर वेरी, नहीं बन या रहे हैं या तो भी इट्स ओके, दे कैन आल्सो ट्रेन देमसेल्व्स इन दिस 2 years, ताकि वो अपने मतलब को ग्रो थोड़ा कर हैंड्स पाए। ऑन रहा तो थोड़ा एटलीस्ट हैंड्स ऑन अगर उनको आता है दैट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज अभी जिस तरीके से कंपटीशन भी आ रहा है, बहुत सारे लोग स्पेशली इन द कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपर्ट एंड काइंड ऑफ वेरी वेरी स्किल्ड इन दीज काइंड ऑफ टूल्स। तो वो चीज काफी अच्छी लगती है हमें भी अगर देखने को मिलता है, ओके, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं ओके। होती। So apart from this tools के related skills, right? I mean, maybe we can term that technical skills little bit. So what soft skills, what sort of, फंक्शनल or स्किल्स? yeah, functional skill that you generally see कि हाँ एक students में होना चाहिए इस तरह का skill set if they want to pursue their career यस into यस academics in research. कैसे क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे वो बिल्ड हो सके अर्ली डेज? और उसको बिल्ड करने के लिए उसको किस तरह का एक्टिविटीज होना चाहिए? आई मीन बेसिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे अंदर जैसे कोई क्वालिटीज थी, आई जस्ट गिव माय एग्जांपल। तो मैंने या जब एग्जांपल मतलब मेरे टाइम में क्या होता था कि मैं बहुत बेसिक आर्टिकल्स पढ़ता था,
हार्वर्ड के आर्टिकल्स पढ़ता था, एमआईटी स्टोन के आर्टिकल्स पढ़ता था, ताकि ओके। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिलते रहे कि रियल ट्रेंड में क्या चल रहा है या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या चल रहा है। इसके अलावा भी बेसिकली उन पेपर्स को पढ़ते पढ़ते, रिसर्च पेपर्स को पढ़ते पढ़ते, आई मूव्ड आउट टू बिगर जर्नल्स, और उस तरीके से मुझे समझ में आया कि पेपर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। पेपर्स लिखने के अलावा भी मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी कि मैं कितना उसको इंटरप्रेट कर पाता हूँ। जैसे फॉर अच्छा। एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कशन, मतलब बहुत सारे सेक्शंस होते हैं रिसर्च पेपर में, अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, मेथोलॉजी सेक्शन होती है, डिस्कशन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक फाउंडेशन देती है किसी भी रिसर्च पेपर को देख पढ़ने के लिए। मेरे केस में क्या होता था कि मैं हर एक चीज को, सेक्शन को धीरे धीरे करके पढ़ता था, एंड नोट डाउन द मेन पॉइंट्स, ताकि मुझे समझ में आया कि उस पर्टिकुलर पेपर में किस तरीके के टूल्स यूज किए गए हैं, क्या टाइप का रिसर्च किया गया है, ताकि इस फल को जब मैं अपने खुद के पेपर लिखूंगा तो मैं किस तरीके से अपने पेपर को सजा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग मुझे आ सकती है। तो दैट इज हाउ आई मेड माई सेल्फ अवेयर ऑफ दीज न्यू ट्रेंड्स। अब टॉपिक भी, जैसे कई लोगों को लगता है कि पीएचडी का टॉपिक क्या लिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कई लोगों के पास। तो जितने पेपर्स आप पढ़ोगे, जितने पेपर्स पढ़ते रहोगे, आपको उतना इंटरेस्ट बनते जाएगा आपको। फिर आप उन पेपर्स में देखो कि उसमें रिसर्च एवेन्यूज और रिसर्च सेक्शन के जो फ्यूचर रिसर्च एरियाज वाले सेक्शन जो होते हैं, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लोरेटरी एरियाज ये होते हैं कि आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो। तो आप उनको एक्सप्लोर करो, आप उनको देखो, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है, आपको कहाँ कहाँ देखना है। That is going to give you a lot of clarity. And along with the research, like newspaper articles, mint के Correct. articles, all those time, ये सब चीज तो है ही। That's Okay. also there. Yeah. Okay. Yeah. ओके। Okay. एक Nice. एक Thanks. सवाल मेरा है कि जब मैं एक अपने टाइम में था, जब ग्रेजुएशन पीरियड में था, तो उस समय जब मैं देखता था करियर काउंसलिंग के ऊपर, करियर क्या चूज करना चाहिए, उस समय एक टर्म आता था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का। ऑनलाइन एमबीए, ऑफलाइन एमबीए, या ऑनलाइन बीबीए, ऑनलाइन ऑफलाइन बीबीए। सो क्या डिफरेंस हम्म। होता है इसमें जनरली? डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं प्रणव, तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी कोर्स, जैसे आपने भी एमबीए में पढ़ाई, मतलब कोविड में पढ़ाई करी होगी, और जैसे हम लोग सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, पर हमारा जो इनहेरेंट माइंड होता है वो किसके लिए ज्यादा बना हुआ है, वो ऑफलाइन क्लासरूम के लिए बना हुआ है। आप ऑनलाइन तभी चूज करो जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे। मतलब मैं तो आपको ओके। ये सजेशन दूंगा, बिकॉज हमारा जो लर्निंग होता है, मैक्सिमम इनपुट हम तभी ले पाते हैं जब आप एक ग्रुप ऑफ पीयर्स के साथ बैठते हैं, हाँ। डिस्कशंस करते हैं, जब फैकल्टी से हम बात करते हैं, फैकल्टी हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि क्लास खत्म हो गई, फैकल्टी विल लीव द हाँ। रूम। हाँ। ऑफलाइन में आप फैकल्टी को पकड़ सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, बताओ, फैकल्टी वो कहाँ जाए। इकोसिस्टम में एक मिलता है इको कंप्लीट हाँ, ऑफलाइन। इन्वायरमेंट। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें आपको काफी अच्छी लर्निंग होती है। आप भरी डिग्री ले लोगे, पर जो लर्निंग होगी वो ऑफलाइन में ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ओके। Nice. या I think Pranav, so we have come to the end. Now we यस। have to, we're just 5 minutes left. ओके। Okay. यस यस। So thanks Anurag. हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ पे थैंक यू कंक्लूड सो करेंगे. मच। So